धम्मभूमि की जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप वास्तव में महिला हो तो क्या आपको ये मंजूर होगा कि आपको जो है कोई ऐसी भद्दी भद्दी गालियां लिखे। महिलाओं को टारगेट किया जाता है, महिलाओं को ही क्यों बदनाम किया जाता है। साथियों, हम लोग जो है धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए हमारे मुंह से एक गाली जो है आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी हों या एडवोकेट जयवीर प्रकाश जी हों या धम्मपद संघ का कोई भी आचार्य हो, एक भी अपशब्द, एक भी क्रोधी स्वर आपने नहीं सुना होगा। कारण उसका ये है क्योंकि जो आदमी सच्चाई पर होता है उसको विचलन की कोई जरूरत नहीं होती। सत्य को ये पता होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन जीत होनी है, एक दिन झूठ का नकाब जो है हटना है। और जब झूठ का नकाब हटेगा तो सारी दुनिया देख लेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो साथियों, असली भिक्खू और नकली भिक्खू की पहचान नहीं होगी तो फिर काम किसका हो रहा है? आरएसएस का काम हो रहा है या अम्बेडकरवादियों का काम हो रहा है, बौद्ध धर्म का काम हो रहा है? और अगर धम्मभूमि जो है इस कार्य का विरोध कर रही है तो आरएसएस का टैग जो है किस पर लगना चाहिए? नीलम बौद्ध जी पर, मुझ पर या भंते करुणाशील राहुल पर? और जो ये व्यक्ति आरएसएस को उजागर करता है और ऐसा विचारधारा से पक्का व्यक्ति नीलम बौद्ध जैसा व्यक्तित्व जो है कहीं पर भी जाएगा तो वो जो है अपनी विचारधारा को वहां पर रखने का काम करेगा। अगर गलत लोग हैं तो गलत लोगों को समझाने का काम करेगा, लेकिन उनकी विचारधारा को अपने पास में लेकर नहीं आएगा। साथियों, इसके सबूत बहुत सारे हैं, इसीलिए हमारे भीतर कोई विचलन नहीं है। लेकिन जो गंध पिछले दिनों धम्मभूमि के लोगों ने करुणाशील जी के कहने पर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, एक बार भी उन्होंने वीडियो बनाकर ये बात नहीं कही समाज के लोगों से कि भाई आप लोग जो हैं, जो भी आपने बात करनी है बात कीजिए, सवाल कीजिए, जांच कीजिए, लेकिन किसी भी तरह की महिलाओं के प्रति जो है अभद्र टिप्पणियां मत कीजिए। ये हालात जो हैं धम्मभूमि के ही नहीं है। अभी पिछले दिनों जो है मैंने सुना है कि मर्यादा अम्बेडकर के खिलाफ जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ऐसा ही कुछ जो है असभ्य अभद्र व्यवहार करा। ये जो लोग हैं, चाहे असपा के हों, असपा के लोग, जय आजाद समाज पार्टी के लोग, अगर उनके खिलाफ या उनकी विचारधारा के खिलाफ उस पर कोई सवाल या निशान लगा दो तो कैसी कैसी खूबसूरत गालियां देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये धम्मभूमि के लोग जो गालियां देते हैं, गाली गलौज की भाषा करते हैं, इतनी अश्लील हरकतें, इतने अश्लील आरोप लगाते हैं, चरित्र हनन करते हैं, ये किसको मानने वाले हैं? बाबा साहेब को मानने वाले हैं? बुद्ध को मानने वाले हैं? बुद्ध के धम्म का आचरण करने वाले हैं? क्या धम्मभूमि और डॉक्टर करुणाशील राहुल जी यही धर्म सिखाते हैं? क्या उन्होंने यही सीखा है? इसी को चित्त का निर्माण कराएगा क्या? यही आचार संहिता है? इसी का निर्माण किया है? इसी से उनको लबालब किया है? क्या बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो गंदी गंदी गालियां देते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, क्या वो बाबा साहेब को मानने वाले हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी की कोई विचारधारा है या नहीं है? क्या आजाद समाज पार्टी के लोग जो हैं जब अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्या उनकी कोई विचारधारा है या नहीं है? अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं होता, अपने आप को कोई बौद्ध कहने से कोई बौद्ध नहीं आता। इसको प्रमाणित करना पड़ता है। इसको प्रमाणित करने के लिए आपको अपना चरित्र पेश करना पड़ता है। आपका चरित्र ही असली प्रमाण होता है, आपके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। नमस्कार साथियों, हम अक्सर जो है मोदी जी को, आरएसएस को एक हरकत करते हुए देखते हैं कि जब भी किसी का मुंह बंद करना होता है, किसी को दबाना होता है, उनका सच उजागर हो रहा हो और उसको झूठ साबित करना हो या फिर उसको ब्लैकमेल करना हो, तो उसके पीछे जो है अपना आईटी सेल छोड़ देते हैं। और वो आपने देखा ही होगा कि कितनी गंदी गंदी गालियाँ और क्या क्या हरकतें कर जाते हैं। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि क्या करुणाशील राहुल जी आरएसएस से संबंधित हैं, लेकिन मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर सच बोलना हो तो सच बोलने के लिए जो है आपको एक काम करना होता है कि आपकी कोई भी बात कभी भी झूठ साबित नहीं होनी चाहिए। आपने 10 साल तक जो है पूरा सच बोला, कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन 10 साल बाद अगर आपने छोटा सा झूठ बोला और वो झूठ जब पकड़ा गया तो आपका 10 साल का सच जो है बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है, बेकार हो जाता है। इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए एक एक बात जो हम वीडियो बनाते हैं वो हमारा स्टेटमेंट होती है और एक एक बात का प्रमाण होना बहुत ज़रूरी है। जिस बात का जितना प्रमाण होगा उतना ही कहना जरूरी है। इसीलिए लोग कई बार चर्चा करते हैं कि क्या ये आरएसएस से कनेक्टेड हैं
अभी जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम हुआ इनका, तो उसमें जो है एक आरएसएस का बंदा जो है इनके मंच पर था और उसकी हेल्प से इन्होंने प्रोग्राम भी किया, ऐसी सूचनाएँ मुझे मिली। मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं, पर सूचनाएँ लोगों ने दी। लेकिन मैंने एक बात कही कि भई कुछ भी हो, लेकिन जो वहाँ पर मैं 3 साल रहा और 3 साल में उन्होंने बेशक धम्म की बातें तो नहीं करी, ये तो मैंने देखा है। धम्म के मामले में जो है वंदना करना, वंदना कैसे करनी है, श्रद्धा कैसे लेकर आनी है, अष्टांगिक मार्ग भी समझाते थे और अच्छा समझाते थे। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब समझाते थे, अच्छा समझाते थे। लेकिन मेरी जो शिकायत रही, जो मैंने शिकायत जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, उनमें कभी भी आपको जो है ऐसा नहीं मिलेगा कि झूठ बोले जा रहा हूँ या सच बोलने के लिए मैं कुछ झूठ भी बोल रहा हूँ। लेकिन जो है उतना बोला। मैंने कभी जो है डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के बारे में, चरित्र के बारे में मुझसे कई लोगों ने शिकायतें करी, कई लोगों ने बोला कि ऐसा देखा है, वैसा देखा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सामने जो है पिछले 3 साल 3 धनौली बुद्ध विहार में ज्ञानोदय बुद्ध विहार है, वहाँ मतलब जो है लगातार 2 महीने लगातार ठहरे भी, मतलब एक बार में जो है ट्रेनिंग वगैरह के लिए। लेकिन मैंने जो है ऐसा वहाँ पर नहीं देखा। और जो ये ममता है जिसको आप धम्म विनय समझते हैं, ये उस समय तो बहुत पतली सी छोटी लड़की थी, इसकी बहुत उम्र भी कम थी उस टाइम में जो है। तो मुझे भैया कह के बोलती थी और चंचल स्वभाव था इसका, और चंचल स्वभाव में अनुशासनहीनता भी थी। इसको मैं डाँटा भी करता था। ये सब जो है उस समय की बातें हैं। इसका पढ़ने में, अध्ययन करने में कोई मन नहीं रहता था। इसका जो है खाना बन रहा है वहाँ पर जो है किचन में, तो खाने में जाके, यहाँ मैं मतलब ट्रेनिंग करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और वहाँ जाके जो है वो किसी बहाने से गई है और वहाँ खाने में लग गई। खाने मतलब खाना बनाने में, हेल्प करने में या किसी काम में, ताकि ये लगे कि हाँ, वो कुछ काम कर रही है। तो इस तरह का स्वभाव जो है इसका रहा करता था। लेकिन साथियों, अभी जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, और कल से जो है और पिछले कुछ दिनों से मुझे इस बात को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आरएसएस हम चिल्लाते हैं, आरएसएस है क्या? तो जहाँ तक मैं आकलन कर पाता हूँ, आरएसएस जो है एक मानसिक तत्व है। आरएसएस अपने आप में जो है, जो लोग आरएसएस में हैं, उनका एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट जो है वो ब्राह्मणवाद का है। यानी कि जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है और हम जिसको फॉलो करते हैं वो बुद्ध संस्कृति है। तो दोनों के बीच में एक डिमार्केशन, यानी कि एक विभाजक रेखा होनी चाहिए। और अगर विभाजन रेखा ना हो तो फिर ब्राह्मणवाद में और बुद्धवाद में कोई फ़र्क नहीं होएगा। तो इसीलिए जो है, अगर हमें किसी बात की जाँच करनी हो तो बड़ा आसान तरीका है कि कौन आरएसएस का है और कौन आरएसएस का नहीं है। जो आरएसएस के कार्य में सहयोग करता होगा, वो आरएसएस का होगा, और जो आरएसएस के कार्य को उजागर करेगा, तो वो आरएसएस का आप उसको कैसे कह दोगे? आप कितना भी बदनाम कर लो, और जो व्यक्ति आरएसएस को उजागर करता है और ऐसा विचारधारा से पक्का व्यक्ति, नीलम बौद्ध जैसा व्यक्तित्व जो है, कहीं पर भी जाएगा तो वो जो है अपनी विचारधारा को वहाँ पर रखने का काम करेगा। अगर गलत लोग हैं तो गलत लोगों को समझाने का काम करेगा, लेकिन उनकी विचारधारा को अपने पास में लेकर नहीं आएगा। साथियों, इसके सबूत बहुत सारे हैं, इसीलिए हमारे भीतर कोई विचलन नहीं है। लेकिन जो गंध पिछले दिनों धम्मभूमि के लोगों ने करुणाशील जी के कहने पर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, एक बार भी उन्होंने वीडियो बनाकर ये बात नहीं कही समाज के लोगों से कि भाई आप लोग जो हैं, जो भी आपने बात करनी है बात कीजिए, सवाल कीजिए, जांच कीजिए, लेकिन किसी भी तरह की महिलाओं के प्रति जो है अभद्र टिप्पणियां मत कीजिए। ये हालात जो हैं धम्मभूमि के ही नहीं है। अभी पिछले दिनों जो है मैंने सुना है कि मर्यादा अम्बेडकर के खिलाफ जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ऐसा ही कुछ जो है असभ्य, अभद्र व्यवहार करा। ये जो लोग हैं, चाहे असपा के हों, असपा के लोग जो हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग, अगर उनके खिलाफ या उनकी विचारधारा के खिलाफ उस पर कोई सवाल या निशान लगा दो, तो कैसी कैसी खूबसूरत गालियां देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये धम्मभूमि के लोग जो गालियां देते हैं, गाली गलौज की भाषा करते हैं, इतनी अश्लील हरकतें, इतने अश्लील आरोप लगाते हैं, चरित्र हनन करते हैं, ये किसको मानने वाले हैं? बाबा साहेब को मानने वाले हैं? बुद्ध को मानने वाले हैं? बुद्ध के धम्म का आचरण करने वाले हैं? क्या धम्मभूमि और डॉक्टर करुणाशील राहुल जी यही धर्म सिखाते हैं? क्या उन्होंने यही सीखा है? इसी को चित्त का निर्माण कराएगा क्या? यही आचार संहिता है? इसी का निर्माण किया है? इसी से उनको लबालब किया है? क्या बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो गंदी गंदी गालियां देते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, क्या वो बाबा साहेब को मानने वाले हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी की कोई विचारधारा है या नहीं है?
क्या आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो हैं जब अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, क्या उनकी कोई विचारधारा है या नहीं है? अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। अपने आप को कोई बौद्ध कहने से कोई बौद्ध नहीं हो जाता। इसको प्रमाणित करना पड़ता है। इसको प्रमाणित करने के लिए आपको अपना चरित्र पेश करना पड़ता है। आपका चरित्र ही असली प्रमाण होता है, आपके किसी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं होती है। फिर मैं बात कर रहा था कि आरएसएस का काम कौन कर रहा है? तो साथियों, इस देश में मैंने आवाज़ उठाई कि असली भिक्खू और नकली भिक्खू। मैं आप लोगों के बीच में सवाल छोड़ता हूँ कि मुझे ये बताइए कि क्या असली भिक्खू और नकली भिक्खू की पहचान करना सही काम है या गलत काम है? क्या असली भिक्खू और नकली भिक्खू की अगर पहचान हम नहीं करते हैं, तो क्या आरएसएस, जिसने जो संघप्रिय राहुल जो बनते हैं, वो आरएसएस का बनते हैं और उसने उसके साथ में पूरा संघ बना रखा है, जिसको बुद्ध संघ करके कुछ उसने नाम भी दे रखा है। बाकायदा उन्होंने भिक्खू संघ क्रिएट कर लिया है अपना, और वो अगर हमारे समाज में आएगा और समाज के पास जो है असली भिक्खू और नकली भिक्खू की पहचान नहीं होगी, तो फिर काम किसका हो रहा है? आरएसएस का काम हो रहा है या अम्बेडकरवादियों का काम हो रहा है, बौद्ध धर्म का काम हो रहा है? और अगर धम्मभूमि जो है इस कार्य का विरोध कर रही है, तो आरएसएस का टैग जो है किस पर लगना चाहिए? नीलम बौद्ध जी पर, मुझ पर, या भंते करुणाशील राहुल पर, जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपने लोगों को जो है इतनी गंदी-गंदी असभ्य भाषा में गालियाँ देने के लिए छोड़ दिया है। गालियाँ आप जो है पढ़ोगे तो आप जो है पढ़ नहीं पाओगे। अगर थोड़ी-सी भी शर्म लिहाज़ होगी, नैतिकता होगी, आप गालियाँ पढ़ नहीं पाओगे। इतनी गंदी भाषा। आज आदरणीय नीलम बौद्ध जी जो है रो पड़े, सुबह-सुबह जो है चीत्कार कर उठे कि ये क्या कर रहे हो? तुम इसको बंद करो, ये क्या है? लेकिन मुझे भी थोड़ा-सा सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर क्या वास्तव में कुछ गलत हो रहा है? लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि जब-जब जो है सच्चाई की आवाज़ उठाई जाती है, तब-तब जो है दमनकारी नीतियाँ अपनाने वाले लोग जो हैं, इसी प्रकार के कार्य करते हैं, और वो सच का गला जो है पहले आराम से समझा-बुझा कर साम, दाम, दंड, भेद, जो ब्राह्मणवादी नीति है, उसका इस्तेमाल करने से जो नहीं चूक रहे हैं, तो उन्हें हम कैसे कह दें कि वो बौद्ध हैं? किस लिहाज से हम ये जानें कि ये बौद्ध लोग हैं? साथियों, ये मामला जो है कोई कम नहीं है। फिर आदरणीय नीलम बौद्ध जी के 2014 के और उससे पहले के जो है 12-13 के जो अन्ना आंदोलन के बाद जो केजरीवाल की जो सरकार यहाँ पे बनी, तो उसके फ़ोटो निकाल कर सोशल मीडिया पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी अगर आपके पास कोई आरएसएस में 3-4 साल लगाकर खूब वहाँ पे भक्ति की हो, खूब आरएसएस के लिए काम किया हो, और वो जो है ये कहे कि भाई मैं समझदार नहीं था और अब मुझे समझ में आ गई है, अब मैं बाबा साहब को जान गया हूँ, तो आप क्या करते हैं? आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं? लेकिन अगर समाज का काम करने का कोई दावा कर रहा हो, समाज में नेतृत्व करने के लिए कोई आगे आ रहा हो, तो फिर आपको खुशी नहीं होती है, फिर आपको दुःख होता है कि यार हम भी नेतृत्व करना चाहते हैं, हम भी नेता बनना चाहते हैं, अगर ये नेता बन जाएगा, तो फिर हमारी दाल कैसे गलेगी? तो साथियों, ये सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने आदरणीय नीलम बौद्ध जी के 2014 के फ़ोटोज़ निकाल कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम किया है, वो कौन-सी मानसिकता के हैं? क्या वो बौद्ध हैं, अम्बेडकरवादी हैं? क्या वो अम्बेडकरवादी मिशन चला रहे हैं? और ये काम जो है धम्मभूमि क्यों कर रही है? धम्मभूमि जो है क्या सिखा रही है? खैर, लोगों को आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया है और कार्रवाई भी होगी। खैर, मैं तो ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक-एक बात का जवाब है, और आज मैं जो है वो बात स्पष्ट कर दूँ, क्योंकि पहले भी ये हरकतें हुई हैं और बीच-बीच में बार-बार होती रही हैं। अभी साल 2 साल बाद जो है जब ये मामला शांत हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो लोग, कुछ लोग होंगे, किसी के खिलाफ अगर हमने कुछ आवाज़ उठाई, तो फिर वो ऐसे ही जो है उठाएगा फ़ोटो, फिर वो वायरल करेगा। तो ये सिलसिला चलने वाला है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हमने डॉक्टर करुणाशील राहुल जी से सवाल किए, लेकिन आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया, और हम जो सवाल उन्होंने जो है, जो गलत मानसिकता वाले लोगों ने जो सवाल प्रस्तुत किए हैं, हम उनका जवाब देने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। आज मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूँ। और डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने कितना बड़ा धोखा आदरणीय नीलम जी के साथ में किया। उनका जो राजनीतिक कैरियर था, उसको बिल्कुल नष्ट करके और अपनी धम्मभूमि को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज इस बात का जो मैं खुलासा करूँगा। आज से पहले मैंने जो है कभी भी इन बातों पर चर्चा नहीं की है, क्योंकि ये पर्सनल बातें थीं। पर्सनल बातें जो है समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, एमएलए बनना, एमपी बनना, ये सब जो है अगर आदमी की पर्सनल इच्छाएँ हैं, तो इसका समाज के लिए कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन बातों को कभी भी किया नहीं गया। साथियों, बात जो है उस समय की है जब आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी बीए मास कम्युनिकेशन जो कर रही थीं। हालाँकि उनकी ग्रेजुएशन जो है शादी से पहले ही हो गई थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने इच्छा ज़ाहिर करी कि मुझे पत्रकार बनने की बहुत इच्छा थी। तो इसीलिए उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए जो है
तो उन्होंने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, आदित्य महाविद्यालय बवाना से वो स्टडी कर रही थी। और उस दौरान जो है, उससे पहले भी जब शादी के बाद मुझे पता लगा, उन्होंने बताया कि मैं स्पीच कॉम्पिटिशन में जाया करती थी और भाषण प्रतियोगिता में मैंने कई प्रतियोगिताएँ जीती हैं और बहुत सारे इनाम जीते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि एक तो महिला वक्ता है, बोलने वाली है, भाषण करती है, तो समाज के लिए तो बहुत सा काम होता है। वहीं दूसरी तरफ जो है, मैं बिल्कुल भी बोलना नहीं जानता था, मैं बहुत ही संकोची स्वभाव का था, शर्मीला था, मैं 2 आदमी बैठकर भी अपनी बात नहीं सकता था। तो दूसरी तरफ जो है, मुझे ऐसी जीवन साथी मिली जो बहुत सामाजिक थी और बहुत ज़्यादा बोलने में एक्सपर्ट थी। तो मैंने जो है फिर उनको इस बात के लिए जो है एनकरेज करा और पत्रकारिता में एडमिशन भी कराया। और हालाँकि उस समय तुषार पैदा हो गया था हमारा बेटा जो है, और तुषार को हालाँकि बहुत लंबे समय तक जो है वहाँ बताया भी नहीं, तो बाद में जो है सरप्राइज़ दिया फ्रेंड्स को जो है कि इस तरीके से जो है मैं शादीशुदा हूँ। और वो जब जाती थी वहाँ कॉलेज जो है, कोई साज़िश करके नहीं, कोई साड़ी वगैरह पहन के नहीं जाती थी, बल्कि वही जैसे लड़कियाँ जाती हैं वैसे ही जाया करती थी, ताकि किसी को जो है डिस्कम्फर्ट फ़ील ना हो कि हमारे बीच में कोई मैरिड वुमन जो है आई है पढ़ने के लिए। तो साथियों, सोचने वाली बात है कि इतना जुझारू जज़्बा। और उसी दौरान जो है हुआ ये कि अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और इनके कॉलेज में जो है एक स्पीच कॉम्पिटिशन आया। उसका विषय था क्या हर समस्या का हल जो है गांधीगिरी से ही संभव है। गांधीगिरी मतलब अन्नागिरी जो उस वक्त आंदोलन चल रहा था, यानी कि अहिंसात्मक, भूख हड़ताल वगैरह वगैरह। तो ये विषय था। तो आदरणीय नीलम बौद्ध जी की तैयारी मैंने भी कराई, उनको मैंने भी थोड़ा सा लिख के दिया कि क्या कहना है। और साथियों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो अंबेडकर कॉलेज ईस्ट दिल्ली में जो है कंपटीशन हुआ और आदरणीय नीलम बौद्ध जी जो हैं उसमें सेकंड पोजीशन पर आई। और वो जो है कंपटीशन इतना बड़ा था, उसमें इतने बड़े-बड़े पार्टिसिपेंट थे कि लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला और सेकंड प्राइज़ जो है आदरणीय नीलम बौद्ध जी को मिला। लेकिन जो कमेंट उनके ऊपर हुए, एक हमारे नीरज राजपूत जी हैं, जो कि एबीपी में जो है जो उस समय पे एंकर थे। तो उन्होंने कमेंट किया कि अगर मुझे पता होता कि मेरा फेवरेट कैंडिडेट जो है 1.5 अंक से हार रहा है, तो मैं 3 अंक देता। तो देखिए, ये जो कमेंडेशन है, ये जो प्रशंसा है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है। एक बहुजन समाज की लड़की अगर इतनी योग्यता रखती है, तो उस योग्यता का क्या इस्तेमाल समाज को करना चाहिए। लेकिन साथियों, बड़ा ताज्जुब हुआ कि समाज को जो है हमेशा ईर्ष्या, जलन की, समाज में योग्यता है तो जलन होनी है। फिर ऊपर से साथियों एक बात और बैकग्राउंड में थी, वो थी हमारे पिताजी की बात। हमारे पिताजी को हमारे घर के सामने एक व्यक्ति रहते हैं, तो वो जनरल कास्ट के हैं। तो हमारे पिताजी को उन्होंने समझाया कि आरक्षण वगैरह कुछ नहीं होता, आरक्षण के खिलाफ जो है हमारे पिताजी को तैयार कर दिया। और हमारे पिताजी के मन में ये डाल दिया कि ये मायावती और कांशीराम तो जातिवादी हैं, जातिवाद करते हैं, और हमारे पिताजी इस बात के लिए तैयार हो गए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने उनको उनके माइंड में ये डालने के लिए एक काम और कर दिया। उनको एक उदाहरण दे के दिखा दिया कि एक स्कूल है हमारे वहाँ पे कोई स्पेशल स्कूल है, तो उसमें लकी ड्रॉ से जो है बच्चों के एडमिशन होते थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों का जो है ना, उसमें कैटेगरी से मत डालना, जर्नल में डालना, तो आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है इस प्रकार से जब हमारे पिताजी ने उस तरह से जनरल कैटेगरी में नाम डाला, तो मेरे दोनों छोटे जो बहन भाई थे, उनका नाम जो है उस ड्रॉ में आ गया और उनको ये समझ में आ गया कि ये जो जातिवाद है, ये हमारे लिए दुश्मन है। फिर बाकायदा उन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट था, उस पर जो जाटव लिखा हुआ था, उस पर जाटव का उन्होंने गौतम कर दिया। ये बातें मुझे अच्छी तरह से पता है, ध्यान है कि क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो जो उनकी विचारधारा थी, वही मेरे अंदर भी आनी थी, क्योंकि घर में वही चर्चा चल रही है। तो हमारे घर पे जो है काफ़ी मिशनरी आया करते थे, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं, मेरे जन्म के बाद ही बौद्ध बने थे। जब मेरा जन्म हुआ था, तो उस समय जो है वो अपनी ससुराल गए, यानी मेरे ननिहाल गए, और वहाँ पर अलीगढ़ में जो है बड़ा गाँव है, पावर हाउस के पास में, कासिमपुर पावर हाउस। तो वहाँ पर एक दृष्टिहीन भंते थे, उनको अंधे भंते कह के हम पुकारा करते थे। तो वो भंते जी जो हैं, वहाँ पर थे, हमारे पिताजी उनके पास गए। उनके पास जाकर उन्होंने बोला कि भंते जी, मुझे एक बात बताओ कि मैं एक बार जो है बहुत परेशान हो गया और मैंने जो है संकट मोचन जो हनुमान चालीसा है, वो मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो भंते जी हँस पड़े कि अरे पागल! हनुमान चालीसा पढ़ के अगर संकट दूर हो जाएँ, तो दुनिया के संकट दूर हो जाएँगे। तो फिर उन्होंने कहा, फिर कैसे दूर होते हैं? तो फिर भंते जी ने उनको सारी बातें बताई, बाबा साहेब बताए, बुद्ध बताए। तो हमारे पिताजी धुन के बहुत पक्के थे, और जब उन्होंने जो है ये बातें समझ में आ गई, तो बौद्ध बन गए। और बौद्ध बनने के बाद जो है
इतने कट्टर बुद्धिस्ट बने कि आज तक हम उनको छू भी नहीं पाए हैं उस मुकाबले में। महीने में 4 उपसत होते हैं, चारों जो उपसत के व्रत जो है उनके पक्के थे और हर रोज बिना वंदना किए जो है घर से बाहर नहीं निकला करते थे। और जिस दिन उपवास होता था तो उनकी वंदना जो है पौना घंटे की हुआ करती, तो हम भी तंग हो जाते थे। और हम कई बार सर्दी में रजाई में बैठे हुए हैं और वो क्योंकि उनका 5 पीपल के पत्ते लेकर आना, लोटा रखना, लोटे में पानी होना और फिर जब वंदना खत्म हुई तो उस पत्तों से जो है हमारे ऊपर छिड़काव करना पूरे घर में जो है, ये उनका जो रूटीन था। तो कहने का मतलब ये है कि बाई बर्थ जो है मैं बुद्धिस्ट हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन हमारे पिताजी जो बुद्धिस्ट थे, लेकिन विचारधारा जो है किसी व्यक्ति ने चेंज कर दी और वो जो है हमारे ही समाज के लिए जो काम कर रहे थे मान्यवर साहब कांशीराम जी, उस मिशन से अलग हो गए और वो दूसरी तरफ से सोचने लगे। तो यही सोच हमारे अंदर भी थी, हमें भी समझ नहीं थी, हमने जो है कैडर नहीं लिया, ना कभी उसको पढ़ा विचारधारा को जो है। तो 2007 में जो है आदरणीय नीलम बौद्ध जी को चुनाव लड़वाया गया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वाया गया। इंडिपेंडेंट चुनाव में भी हमने जो है बहुत सहूलियत बरती, उसमें किसी भी हमारे महापुरुष का फोटो उसमें नहीं लगाया, ताकि लोग ये ना कहें कि ये बसपा को नुकसान कर रहे हैं। अगर हम बाबा साहेब का फोटो लगा दें तो कोई आदमी, 2 आदमी भी बाबा साहेब के नाम पर, बुद्ध के नाम पर हमें अगर वोट देते हैं तो वो बसपा को नुकसान होगा। इसलिए बसपा को नुकसान ना हो, इसलिए हमने जो है किसी का फोटो नहीं लगाया। और उस चुनाव में जो है निर्दलियों में, यानी कि जो नेशनल पार्टीज थी, उसके बाद आदरणीय नीलम बौद्ध जी को बहुत अच्छा वोट मिला और उसमें जो है एक पहचान बनी पूरे क्षेत्र में जो है कि ये जो महिला है कि इसने बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करे हैं और जो भी पैसे खर्च करे वो हमने जो है लोगों चंदा कर इकट्ठा किया था। साउंड सिस्टम भी चंदे से लेकर आए थे और नॉमिनेशन भी चंदे से भर के आए थे। तो इस तरह से वो चुनाव लड़ा था। उस चुनाव के बाद जो हुआ ये कि हम लोग जो है सोशल वर्क करना शुरू कर दिया था। ईडब्ल्यूएस के एडमिशन वगैरह लोग कराते थे, हम जो है कई एडमिशन मैंने भी कराए हैं। तो काफ़ी मेहनत करते थे सोशल वर्क में भी जो है। तो जब ये अन्ना आंदोलन हुआ तो अन्ना आंदोलन में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी और नीलम जी जो स्पीच कॉम्पिटिशन जीत के आई थी तो उसमें उन्होंने जो है अन्नागिरी के, गांधीगिरी के विरोध में भाषण दिया था, देखिए। और विरोध में इतना अच्छा भाषण दिया था कि उनके भाषण के बाद जो है पूरे हॉल में वंस मोर की चर्चा होने लगी, गूंज उठी थी। तो देखिए ये जो घटनाएं घटी, इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी बनना स्टार्ट हुई। जब वो आम आदमी पार्टी का जो मेकिंग चल रही थी तो उसी समय जो है वो लोग जो है प्रत्याशी ढूंढ रहे थे। इनको प्रत्याशी उस समय नहीं मिल रहे थे पहले चुनाव में, तो प्रत्याशी ढूंढ रहे थे। यहाँ मंगोलपुरी विधानसभा से राखी बिड़ला और एक जमुना राजौरा जो है 2 पहले ही नॉमिनेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग और प्रत्याशी के उसमें थे, खोज में थे कि कोई अच्छा प्रत्याशी मिले। राखी बिड़ला को ये लोग जो है अच्छा प्रत्याशी नहीं मानते थे। तो इसीलिए जो है ढूंढते ढूंढते जो है इनके कार्यकर्ता, पता लगा इनको कि भाई इस क्षेत्र से किसी लड़की नीलम ने जो है चुनाव लड़ा है। उस समय हम जब अपना क्षेत्र छोड़कर जो है अवंतिका में रहने लग गए थे, तो वो ढूंढते ढूंढते जो है मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के जो महासचिव हैं पंकज गुप्ता जी, वो किसी व्यक्ति को लेकर हमारे घर पे आए थे, मुझे आज भी याद है। और उन्होंने जो है हमें बोला कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, पार्टी के लिए काम कीजिए। मैंने उनको उस समय भी कहा था कि आदरणीय जी देखिए, हमारी जो विचारधारा है वो केजरीवाल जी की विचारधारा से नहीं मिलती है। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको ये भी बताया कि हमने जो है जो स्पीच कॉम्पिटिशन करके आई हैं नीलम जी जो है, तो उसमें जो है अन्नागिरी के खिलाफ बोल के आई हैं। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगे कि केजरीवाल जी जो है विचारधारा के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं तो आप छोड़ देना पार्टी जो है। हमने कहा भी ठीक है। फिर हमने उनसे पूछा भाई आप नॉमिनेशन तो हो चुका है आपका जो है, तो 2 नॉमिनेशन की आपकी डेट निकल गई है। तो उन्होंने कहा कि एक मौका और है, अभी मौका ये है कि अगर सारे कार्यकर्ता जितने भी हैं मंगोलपुर विधानसभा के, अगर वो दोनों में से किसी को भी ना चुने तो नॉमिनेशन जो है फिर खुल जाएगा। उन्होंने ऐसा समझाया, हमने कहा भी ठीक है। फिर चुनाव लड़ने की उस समय जो है काफ़ी अच्छी हमारे अंदर जो है महत्वाकांक्षा थी कि भाई हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हम सोशल वर्कर हैं, हम मेहनत करते हैं और हमारे ऐसे लोग जो हैं पार्लियामेंट जाने चाहिए, हमारे ऐसे लोग जो है विधानसभा में जाने चाहिए ताकि हम अपने समाज का काम कर सकें। तो हमने कहा भी ठीक है, अगर ऐसा है तो। फिर उसके बाद जो है आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी, दिन रात जो है मैं भी उनके साथ में लगा और हमने काफ़ी अच्छा काम किया और सारे कार्यकर्ता जो मंगोलपुर विधानसभा के वो आदरणीय नीलम बौद्ध जी के फेवर में थे और सबके यही की राय थी कि नीलम जी को ही यहाँ से जो है टिकट मिलना चाहिए। राखी बिड़ला का बिल्कुल पत्ता साफ हो गया था। लेकिन हुआ ये कि केजरीवाल जी का जो है पैचअप हुआ था, समझौता हुआ था। वो चीमा महाराज जो अब नहीं है इस दुनिया में, पचकुइयाँ रोड पर रहते थे, वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व उनको सौंपा गया। उनको जो है वाल्मीकि समाज का नेता बनाकर जब पूरी दिल्ली में घुमाया गया और उसी दौरान जब राखी बिड़ला को ये पता लग गया कि अब ये जो टिकट जो है मेरे हाथ से जाने वाला है, जो है बाप बेटी दोनों जो है चीमा महाराज के पैरों में गिर पड़े कि महाराज हमारी इज्जत बताइए, क्योंकि हमने तो सारे समाज में कहा रखा है कि राखी चुनाव लड़ेगी, राखी को टिकट मिलने वाला है, अब हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी।
ये बातें हमें बाद में पता लगी हैं, किसी ने बताई हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो उसके बाद जो है चीमा महाराज जो है उनको लेकर जो है केजरीवाल जी के पास गए और केजरीवाल जी ने वहीं से कह दिया कि भई जाओ ठीक है, तुम्हारा टिकट पक्का, तुम चुनाव लड़ोगे। यानी कि केजरीवाल जी जो ये बात कह रहे थे पहले चुनाव में कि उस विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, वो तय करेंगे कि चुनाव वहाँ से कौन लड़ेगा, उनकी वोटिंग के आधार पे होगा। लेकिन हमारे सामने जो है रिठाला विधानसभा है और कई विधानसभाएँ हैं, जहाँ से ये सूचना मिली और हमारी विधानसभा खुद जो है, जहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी गई, जहाँ पर जो है पार्टी ने अपनी मर्ज़ी से ही कैंडिडेट दिया। ख़ैर उसके बाद जो है हुआ ये कि राखी बिरला को जो है दे दिया गया और सारे कार्यकर्ता जो है घर बैठ गए। फिर पंकज गुप्ता जी दोबारा से आए, विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिले, उनको ये पूछा कि भई देखो अभी तो विधानसभा चुनाव है, फिर 2014 में जो है लोकसभा का चुनाव आने वाला है और वो चुनाव बड़ा होगा, तो बड़ा चुनाव क्यों नहीं देखते? तो कार्यकर्ताओं को और खुशी हुई क्योंकि वो नीलम जी के बड़े फ़ेवर में थे और वो चाहते थे कि नीलम जी जो हैं राजनीति में आएँ और कुछ करें। तो इसीलिए जो है इस बात से सभी सहमत हो गए और सारे जो है फिर से काम करने लगे और राखी बिरला को टिकट दिया गया। राखी बिरला जो है चुनाव जीत भी गई। तो अब सोचिए कि अगर वो टिकट जो है आदरणीय नीलम बौद्ध जी को मिला होता तो आज जो ये हालात हैं वो सारे बदले हुए होते। आज फिर आप लोगों के ये सब बोलने की हिम्मत ना होती। आपको जो है ये सब जो है जैसे आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, आज आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? चाहे वो आम आदमी पार्टी में गए हैं, चाहे कांग्रेस में गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। सबको जो है पद प्रतिष्ठा से फ़र्क पड़ता है, सोशल मीडिया से फ़र्क पड़ता है, नेम एंड फेम से फ़र्क पड़ता है। 2014 में क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सारी ऑन रिकॉर्ड हैं, प्रूफ है सबके जो है और आप सभी लोग जो हैं उन परिस्थितियों से कुछ लोग तो वाकिफ़ भी होंगे क्योंकि सोशल मीडिया और मेन मीडिया में काफ़ी हाईलाइट भी हुआ मुद्दा जो है। तो उसके बाद जो है जब 2014 का चुनाव आया क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता थे और वो कार्यकर्ता पूरे नॉर्थ वेस्ट जो है, पूरे कार्यकर्ता, पूरे नेता जो है नीलम जी के फ़ेवर में आ गए थे क्योंकि ये सीट जो है रिज़र्व थी और सभी लोग चाहते थे कि नीलम जी चुनाव यहाँ से लड़ें और पार्टी के नेता भी चाहते थे। लेकिन केजरीवाल जी ने ये घोषणा भी की थी कि किसी भी सिटिंग एमएलए को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके आप लोग जानते हैं इस बात को तो कि राखी बिरला को ही टिकट घोषित किया गया और राखी बिरला को जब टिकट घोषित किया गया था तो आपको पता होगा कि उसका विरोध हुआ था और उसके विरोध में जो है 5 दिन तक कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन वहाँ पर जो है नीलम जी जो है बैकग्राउंड में रहीं, लेकिन वो जो हड़ताल हुई थी वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि नीलम बौद्ध जी को जो है वहाँ पर पार्टी ने फिर से इग्नोर किया था। उसके बाद गोपाल राय जो है वहाँ पर अनशन तुड़वाने के लिए आते हैं और किसी एक अन्य आदमी को जो है वो टिकट जानबूझकर जो है उस वक़्त जो है दे दी जाती है, घोषित कर दी जाती है। खाली घोषित कर दी गई जानबूझ के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल जी बहुत राजनीतिक आदमी हैं। उनको पता था कि इसके ऊपर जो है मुकदमे हैं और इस मुकदमे के आधार पर जो है इससे हम टिकट विथड्रॉ कर लेंगे और वापस दोबारा से जो है राखी बिरला को लड़ा देंगे। क्योंकि अनशन करना बार-बार किसी के बस की नहीं होती है। तो 5 दिन तक जो हमारे कार्यकर्ता जो भूख हड़ताल में बैठे उनके अस्थि पंजर सब जो है ढीले हो गए थे। तो उसके बाद दोबारा कहाँ से हड़ताल होती। तो इस तरह से जो है लोकसभा का चुनाव राखी बिरला ने लड़ा। अब समझ में आने वाली बात ये है कि उस समय जो है टिकट मिलता है बीजेपी से उदित राज जी को, जो कि पहले रामराज थे। हमें उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना पता था क्योंकि नाम थोड़ा-सा हो गया था कि कोई रामराज है जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया है और वो उदित राज हो गया है। अब समझने वाली बात ये है कि इस लोकसभा सीट से जो है 3 कैंडिडेट में से कोई एक जीतता। कांग्रेस से कृष्णा तीरथ थी, जो कि हिंदूवादी दृष्टिकोण की थी, कोई खास उनका समाज के लिए कोई योगदान नहीं था। दूसरी तरफ राखी बिरला थी जिसके भीतर कोई समाज के लिए सोच नहीं है, आप जानते भी हैं, आपने स्टेटमेंट सुने होंगे कि आरक्षण हो तो आर्थिक आधार पे हो, वही केजरीवाल जी की चमची, पक्की 1 नंबर की। तो उसके बाद जो है एक कैंडिडेट हमारा बचा उदित राज। अब उस समय तक हमारे को ये कुछ नहीं लेना देना क्योंकि हम लोग जो हैं अभी क्या है कि हड़ताल समाप्त हुई है हमारी, धरना समाप्त हुआ है और केजरीवाल जी को पता है कि ये धरना जो है किसने करवाया, किसके सहारे पे हुआ है, नीलम के सहारे पर। तो केजरीवाल जी ने अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि अब केजरीवाल जी जो है सीएम बन चुके हैं, उस समय तक जो है एक सरकार बन चुकी है उनकी जो है, तो सीएम बन गए हैं। अब सीएम जिसके घर में बैठ जाए तो उस कार्यकर्ता की क्या हालत होगी, सोचिए ज़रा जो है। तो इस तरह से जो है केजरीवाल जी ने यहाँ मंगोलपी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के घर में जाके मीटिंग लेकर जो है कार्यकर्ताओं को तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन नीलम जी को जो है अलग-थलग कर दिया क्योंकि जो विरोधी स्वर होते हैं, तो राजनीतिक लोग जो हैं ये पहचान लेते हैं कि हाँ, ये विरोधी स्वर है, ये विरोध करने वाला है, इसके पीछे इतने लोग हैं। तो ये जो लोग होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो लोगों को जो है वहाँ से हटाना इम्पोर्टेंट होता है, उस नेता को जो है खत्म करना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी नीति के तहत जो है नीलम जी अकेले घर बैठ गईं और बाकी कार्यकर्ता कुछ कार्यकर्ता घर भी बैठ गए, नहीं गए वापस पार्टी में जो है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता वापस पार्टी में चले भी गए और उन्होंने बाद में जो है लाभ भी अर्जित किए। लेकिन साथियों अगर नीलम जी के भीतर चमचागिरी होती, चापलूसी होती,
तो नेशनल लीडर थी आम आदमी पार्टी में। और आपको मैं एक बात और बताऊं, बड़ा ताज्जुब होगा आपको जो है, इसी घटनाक्रम में जोड़ देते हैं। उदित राज जी को जब पता लगा कि नीलम बौद्ध जी जो है यहाँ नॉर्थ वेस्ट से उम्मीदवार थी, जिनका टिकट काट कर जो है राखी बिरला को दिया है, तो उनको जो है एक घबराहट तो थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वजूद पैदा हो गया था और पूरी लोकसभा का अगर विधानसभाओं के वो मिलाएं तो वो जीत पक्की थी आम आदमी पार्टी की। तो इसलिए उनके लिए जीतना इतना आसान नहीं था। दूसरा, राखी बिरला जो है तेज तर्रार थी, बोलने में तेज थी, तो उनका सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मीडिया पर जैसे ही वो इंटरव्यू में आते थे मीडिया पर जो है, तो वैसे ही जो है एक सवाल वहाँ से आता था कि ये तो बाहरी है। बाहरी बाहरी का जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने जो है हमारे घर पर जो है, जब उनके 3 संगठन थे, नसोस वाईएफ छात्र संगठन था, उनका एक परिसंघ था और उनका एक राजनीतिक पार्टी थी। तो तीनों संगठनों का उन्होंने विलय तो कर दिया था भारतीय जनता पार्टी में। तो तीनों संगठनों के जो पदाधिकारी थे, वो हमारे घर पर शाम को कैंपेन करके जो है हमारा पूरा जो घर का जो सारा था वो भर जाता था। और सारे कार्यकर्ता और नेता जो है आकर हमसे कहते थे कि चल के साहब से मिलिए, क्योंकि साहब आपको बुला रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और आपका आना बहुत ज़रूरी है। हमने उनको कहा भी हमारा बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, दूर-दूर तो नाता नहीं है। चलो अन्नागिरी के कारण जो है एक सामाजिक आंदोलन था, उसमें तो हम कुछ समझ भी सकते हैं, लेकिन बीजेपी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी विचारधारा ही नहीं होती है, हम तो कहीं जा ही नहीं सकते वहाँ जो है, मतलब ही नहीं है। लेकिन हम आपको एक काम करेंगे, क्योंकि हमारे समाज का आदमी है, बुद्धिजीवी है, और बाकी ये 2 कैंडिडेट हैं, एक से तो हमारी वैसी लगी पड़ी है और वो किसी दिन में भी नहीं, ना समाज की ना कैसी भी जो है, और दूसरी कैंडिडेट जो है वो सामाजिक नहीं है। तो इसीलिए उदित राज जी के लिए हमारा मत रहेगा और हम थोड़ा-सा प्रचार भी कर देंगे, लेकिन पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार साहब से मिल लो। साहब से मिलकर आए उदित राज जी से और उन्होंने समझाया हमें, हमने हाँ भी कर दी, लेकिन घर पे आकर फिर हमारा मन नहीं माना कि नहीं भाई, ये जो पार्टी है, ये हमारी विचारधारा के खिलाफ काम कर रही है, आरएसएस द्वारा पोषित पार्टी है, इसमें नहीं करना है। तो फिर मना कर दिया, घर से मना कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा बुलाया फ़ोर्स करके। आप सोचिए कि कितना फ़ोर्स किया होगा। फिर दोबारा बुलाया, तो दोबारा बुलाकर जो है उदित राज जी एक इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मेरे गले में आप बीजेपी का पटका देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि बहुत हल्का है, लेकिन ये मुझे कई हाथियों के वज़न के बराबर लगता है। अब सोचिए साथियों, हमारे पास जो उसके अलावा फिर क्या चारा रहता? क्योंकि एक अम्बेडकरवादी को ये फ़ील होना लाज़मी है कि दूसरे के घर में जाकर, वो भी बीजेपी और आरएसएस के घर में जाकर उसे क्या फ़ील हो रहा होगा। कहाँ वो अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाला है, कहाँ वो समझ गया है कि पाखंड क्या है, अंधविश्वास क्या है, अब मुझे पाखंड और अंधविश्वास के बीच में ही काम करना है। तो हम उसकी फ़ीलिंग को समझ गए। तो उसके बाद जो है हमने कहा, भई ठीक है, आपके लिए हम जो है ये पार्टी जॉइन कर लेते हैं। तो साथियों, उसके बाद जो है उन्होंने जब ये खबर, रोहिणी विधानसभा के विधायक रहे हैं, 5 बार के सिटिंग एमएलए रहे हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, जय भगवान अग्रवाल जी। और उनका जो है, उनकी डिबेट आदरणीय नीलम बौद्ध जी से एबीपी न्यूज़ पे हुआ करती थी, M2K है यहाँ पर जो है हुआ करती थी डिबेट जो है। और वो डिबेट ऐसी हुआ करती थी, उस डिबेट की वजह से जो जय भगवान अग्रवाल जी हैं, वो पहली बार चुनाव हार गए। तो उनके दिमाग पर ये इम्प्रेशन था कि ये जो नीलम बौद्ध है, इससे डिबेट जो हुई है, ये बहुत बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की, और इसी कारण से मैं चुनाव हार गया हूँ। जब उदित राज जी ने उनको बताया कि इस तरीके से नीलम आ रही है पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो उनको यकीन नहीं हुआ। वो कह रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी नेता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन जब नीलम बौद्ध जी वहाँ पर गईं, वो देखकर बड़े खुश हो गए। और आप यकीन मानिए, ऐसा सम्मान जो मैं इस बात के लिए बीजेपी की तारीफ़ करता हूँ कि ऐसा सम्मान जो है आज तक कहीं नहीं मिला। और उसके बाद जो है बहुत सारी मीटिंग्स लगवाई और उन मीटिंग्स के कारण जो है, और उदित राज जी जो हैं, बड़े-बड़े मंचों पर लेकर नीलम जी को लेकर गए, वहाँ पर भाषण करवाया। और जब उन्होंने 2-3 जगह भाषण कर दिया, तो उसके बाद उदित राज जी भी समझ गए कि ये जो लड़की है, ये क्या है, इसके अंदर क्या टैलेंट है। तो उनको भी ये खतरा हो गया था। 3-4 के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फील्ड में काम कीजिए, फिर मंच पर नहीं लेकर गए। अरुण जेटली जैसे जो नेता हैं, बड़े-बड़े नेता जो है, ऐसे लोगों के साथ में आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने मंच साझा किया। और जो मंच पर जो है, जो उनकी स्पीच हुई, तो उसके कारण पूरी बीजेपी में जो है नीलम जी होने लगी थी। बहुत अच्छा रुतबा हो गया था। पूरे ये लगा लीजिए कि अच्छा लेवल बन गया था उसमें जो है, कोई कमी नहीं थी, टिकट की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारे मन में सिर्फ़ एक ही बात रहती थी, क्योंकि जब ये कर्मकांड करते हैं, पाखंड करते हैं, तो वो गले नहीं उतरता था। अब हम करें क्या, क्योंकि पार्टी जॉइन कर ली है और उन्होंने जो है ये भी कहा कि भई आपको विधानसभा लड़ाएँगे, आपको जो है ये करेंगे। मतलब ये तो बातें थी उदित राज जी की, जो कि चुनाव जीतने के बाद एकदम पलट गए। उसके बाद देखा ही नहीं कभी जो है, बुलाया ही नहीं। इसके बाद हमें फ़ील हुआ कि ये जो आदमी है, ये तो सामाजिक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा समाज का गद्दार है।
हमने तो इससे कभी कोई उम्मीद करी नहीं। हमने तो उस समय भी इसको कहा था कि नहीं आदरणीय जी, आज आपकी परिस्थितियां अनुकूल हैं, कल को प्रतिकूल हो जाए तो आप ना करा पाओ कोई विधानसभा का टिकट, आप कैसे कराओगे? नहीं, हम आपसे कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं। हमने कोई भी शर्त रखे बिना, बिना शर्त के जो है समर्थन दिया था, बिना शर्त के काम किया था। लेकिन साथियों, वो आदमी बहुत बड़ा गद्दार निकला। इस गद्दारी का एहसास जो है लोगों को नहीं है। जो लोग उनके साथ में लगे हुए हैं उनके लिए मैं ये बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर आप समझदार हैं और पहले से ही सचेत होना चाहते हैं तो आपको ऐसे होना चाहिए। आदरणीय नीलम बौद्ध जी जो है अनबने ढंग से, जैसा भी था, क्योंकि पार्टी में थी तो काम करना पड़ता था, कभी सदस्यता अभियान, कभी वो, जिसके आपने फोटो भी देखे हैं। उसके बाद साथियों 6 महीने बाकी थे निगम के चुनाव में। टिकट कंफर्म था और निगम में सीट भी कंफर्म थी। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो एससी कैंडिडेट होते हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी देते हैं। तभी जो है आदरणीय नीलम बौद्ध जी कहीं भाषण दे रही थी सामाजिक इशू पर, बौद्ध धर्म पर जो है, और उसको जो है ये आदरणीय करुणाशील जी ने सुन लिया और वो पीछे पीछे जो है हमारे घर पर आ गए और घर पर आकर बोले कि भाई आप इतना अच्छा बोलते हो तो आप समाज का काम करो, धम्मू में ज्वाइन करो। तो हमने उनको बोला कि हम तो जो है धम्मू में ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, काम तो हम समाज के कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो है अभी बीजेपी में हैं और बीजेपी जो है आपको पता ही है कि कैसी विचारधारा है, तो इसीलिए ये समस्या है। तो भंते करुणाशील राहुल जी बोलते हैं कि आप छोड़िए, कोई बात नहीं, बीजेपी में हो कहीं पर भी हो। हमने कहा भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो है हमारा काम जो है हमारे मन से नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा भी हमें जो है बीजेपी छोड़नी पड़ी, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा तो फिर बीजेपी छोड़ दो। हमने कहा नहीं, अभी जो है ना चुनाव होने वाला है, चुनाव के बाद छोड़ेंगे। तो ऐसा आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने कहा। फिर एक बार तो जो है भंते जी के सामने जो है आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने और मैंने जो है कह भी दिया कि हाँ हम जो है बीजेपी छोड़कर जो है और अब धम्मभूमि के लिए काम करें, समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन जैसे ही हम घर पे आए तो नीलम जी का मन फिर गया। नीलम जी बोले कि भाई 6 महीने रह गए हैं और अगर ये चुनाव हम लड़ लेते हैं, जीत लेते हैं, तो उसके बाद हमारी सारी परिस्थितियाँ चेंज हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हम और अच्छे प्रभावशाली तरीके से जो है समाज के लिए काम कर पाएंगे। लेकिन मैंने उनको समझाया कि भाई कभी लालच भी पूरा हुआ है क्या? जब तुम निगम का चुनाव जीत जाओगे तो तुम्हारी आकांक्षा बनेगी तुम्हें एमएलए बनना है, एमएलए जीत जाओगे तो एमपी बनना है, ये इसका कोई अंत नहीं है। हम समाज के भीतर पैदा हुए हैं, आइडियोलॉजिकल विचारधारा के परिवार में पैदा हुए हैं और हमारे को अगर काम करने का मौका मिल रहा है। और उससे पहले साथियों, करुणाशील राहुल जी का एक भाषण सुनकर मैं उनका पहले से ही दीवाना था। तो इसलिए जो है, क्योंकि मन में डेडिकेशन पहले से ही था, समर्पण पहले से था, पहले से हम काम करते थे, तो वो जो बात थी उनको मैंने समझाई और जोर जबरदस्ती करके मैं फिर से उनको जबरदस्ती से, भंते जी वहीं साथ में कहीं ठहरे हुए थे सेक्टर 3 में, उनके पास लेकर गया और मैंने कहा भंते जी समझाओ, ये तो मान नहीं रही है, ये तो कह रही है चुनाव लड़ेगी। भंते जी ने फिर जो समझाया, करुणाशील जी ने, और समझाया तो मतलब उसके बाद जो है हमने कहा भी भंते जी हम आज ही रिजाइन करते हैं पार्टी से, कोई वो नहीं मतलब जो है। और साथियों आप ये ईमेल चेक कर लीजिए, 2016 का ईमेल है और ये ईमेल जो है किन शब्दों में दिया गया है इसको भी देख लीजिए। और इसको पढ़ने के बाद जो है, जो लोग आज 2015-16 के जो फोटो जो है जो वायरल कर रहे हैं, उनसे आप सवाल कीजिए कि क्या नीलम बौद्ध जी के सामाजिक डेडिकेशन पर क्या कोई शक है? क्या कभी नीलम बौद्ध जी को समाज के खिलाफ बोलते हुए देखा है? क्या कभी बीजेपी के भी मंच पर अगर बोली हैं तो क्या समाज के खिलाफ कभी बोली हैं? अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो तो फिर एक बार के लिए सोचा भी जा सकता है। लेकिन साथियों, जब बीजेपी से अलग हो गए, छोड़ दी और इतना बड़ा लालच छोड़ा है साथियों, कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ तो लोग जो है एक पदाधिकारी बनने का पद नहीं छोड़ते हैं, वहाँ पर जो है इतना बड़ा सब कुछ तामझाम छोड़कर आए हैं। तो इसमें समाज को खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? लेकिन लोग जो है दुखी होते हैं, लोग ईर्ष्यालु होते हैं। और करुणाशील जी भी ईर्ष्यालु हुए, क्योंकि मुझे जब महसूस नहीं हुआ, जब 3 साल तक उनके साथ में था, लेकिन मुझे जब पता ही नहीं चला कि क्या घटता है, क्योंकि हमें तो अंधश्रद्धा होती है ना कि भंते जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो भंते जी कर रहे हैं वही ठीक है। उस समय इनके महिला सम्मेलन हुआ करते थे, बौद्ध महिला सम्मेलन। पहला सम्मेलन इनका हुआ महेंद्रगढ़ में और वहाँ पर हम जो है अपनी गाड़ी से अपने खर्चे से गए। कोई भंते जी ने खाली इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ पर है, वहाँ पहुँचना है और महिला सम्मेलन हो रहा है। तो वहाँ पर आदरणीय नीलम बौद्ध जी की स्पीच हुई तो सारे लोग जो है बहुत प्रभावित हुए, बहुत वाहवाही हुई। उसके बाद जो है एक और सम्मेलन हुआ इधर प्लखुआ में, वहाँ पर जो है नीलम बौद्ध जी को बुलवाया गया, वहाँ पर उनकी बहुत तारीफ हुई, तालियां हुई। उसके बाद एक और सम्मेलन हुआ, 3 सम्मेलन के बाद चौथा सम्मेलन नहीं हुआ। उसके बाद धम्मभूमि ने जो है बौद्ध महिला सम्मेलन बंद कर दिए। तो साथियों उस वक्त हम नहीं समझ पाए कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं घटती गई, जैसे कि 14 अप्रैल के दिन
14 अप्रैल से 2 दिन पहले और 14 अप्रैल के बाद 1 दिन जो है, ये 2-3 दिन जो है भंते जी कहीं पर भी सबको बुला लेते थे और हमें यहाँ से फ़ोन आ रहा है, वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि आदरणीय नीलम जी, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे हम बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ। लेकिन अब जाएँ कैसे? भंते जी ने तो हमें वहाँ बुलाया है कैडर देने के लिए। कैडर तो नाम था, लेकिन वहाँ पर केवल लोगों को बिठा के रखना था ताकि ये लोग जो हैं अपने कहीं पर जो है सामाजिक प्रतिष्ठा उत्पन्न करने के लिए बाहर ना जाएँ। ये बातें बाद में समझ में आती हैं, उस समय समझ में नहीं आती हैं। फिर उसके बाद साथियों एक घटना ने हमें झकझोर के रख दिया। वो घटना थी कि जो ज्ञानोदय विहार है धनौली में, आगरा में, वहाँ पर उसको बनाने का काम चल रहा था और करुणाशील जी बना रहे थे उसको जो है चंदा वगैरह इकट्ठा करके। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो एक पार्ट था। हम लोग जो हैं जब ट्रेनिंग के लिए थे 2 महीने के लिए वहीं रहे, तो हम लोग जो हैं जो मेल थे वो बाहर सोते थे, वहीं धूल-मिट्टी जो भी है मतलब वहाँ पे अपना जो भी बिछौना बिछाया उस पे सोते थे और महिलाएँ जो हैं एक धम्मा हॉल था जिसमें एसी लगा हुआ था और उसमें महिलाएँ सोती थी, उसमें बड़ा आराम था। हमारा भी मन करता था कि हमें भी कहीं यहीं सोने को मिल जाए किसी कोने में, लेकिन वहाँ क्योंकि महिलाएँ सोती थी इसलिए पुरुषों को अलाउड नहीं था। लेकिन साथियों, वहाँ जो बाहर का जो स्पेस था वहाँ पर हमने एक दिन देखा दोपहर में जो है गर्मी पड़ रही थी, यही दिन थे और एक दीपक नाम का लड़का था जो मुरैना मध्य प्रदेश से आया था और वो बुखार में तप रहा था। तो हमने भंते जी को बोला, भंते जी ये बुखार में तप रहा है, इसको किसी डॉक्टर के पास दिखाओ। तो भंते जी बोलते हैं, अरे उसको घर की याद आ रही है, वो इसीलिए जो है बहानेबाज़ी कर रहा है, कुछ नहीं हुआ उसको। तो हमने कहा हो सकता है भंते जी सही कह रहे हो, अंधश्रद्धा, ये भंते जी गलत कैसे कह सकते हैं। लेकिन अगले ही दिन जो है उनके बेटे का पलवल में एक्सीडेंट हो गया, बड़ा ताज्जुब। तुरंत गाड़ी भेजकर जो है पलवल से अपने बेटे को धनौली बुद्ध विहार मंगा लिया और उसके बाद वो उनका बेटा जो है उसी धम्मा हॉल में जिसमें किसी पुरुष को घुसने की एंट्री नहीं थी, वहीं पर रहता था, वहीं पे सोता था, वहीं पे खाता, वहीं पीता था। तो सोचिए साथियों, जिस आदमी ने अपना परिवार त्याग दिया, तो उसके बेटे से कैसा मोह? तो परिवार त्यागने का केवल ढोंग हुआ और हम अंधश्रद्धा के कारण ये बातें नहीं समझ पा रहे थे। उसके बाद जो है एक श्रामणेर शिविर लगा अलीगढ़ में और अलीगढ़ में जो है मैंने भी श्रामणेर शिविर में भाग लिया, मैंने भी उसमें जो है क्या नाम है चीवर लिया और हमारा बेटा है तुषार उसने भी चीवर लिया। तो हम लोगों ने 10 दिन तक उसमें रहा और मैं पूरे डैडी के साथ भी, क्योंकि हमें पता था कि शिविर में क्या होता है, कैसे मतलब संयम बरतना होता है, कैसे एकदम मौन रहना होता है, पूरा मौन का पालन कर रहा था। लेकिन भंते जी जो है इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, मैं खुद देख रहा है, मैं कहा भंते जी कर क्या रहे हैं? यहाँ तो जो है मौन रखना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो फिर रात को मीटिंग बुला रहे हैं। फिर हम क्योंकि अंधभक्त हैं, तो मीटिंग बुलाई उन्होंने जो है रात को ये कर दिया कि नीलम बौद्ध जी को भी चीवर लेना चाहिए और नीलम बौद्ध जी अगर चीवर ले लेंगी तो बहुत सारी महिलाएँ चीवर ले लेंगी। अब उस वक़्त जो है नीलम जी जो है इमोशनल होकर जो है उन्होंने कह दिया कि हाँ, मैं भी चीवर लूँगी और रात को जो है गईं तो सुबह पता लगा मुझे तो कि रात भर नींद नहीं आई उनको। ये भाई चीवर कैसे लूँगी, मेरा मन तैयार नहीं है। उन्होंने एक पर्ची पर लिख के और भंते जी को सरका दी कि भंते जी मैं अभी चीवर लेने तैयार नहीं हूँ, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। अब वो पर्ची पढ़कर क्योंकि जो इनकी षड्यंत्र था इनका जो है चीवर दिलाने का, फिर उससे जो भी इनका धंधा पानी शुरू होना था, वो फ़ेल हो गया। तो अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन गुस्सा दिखाते नहीं हैं। गुस्सा अंदर आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, लेकिन बाहर ये कला है इनके अंदर कि बाहर दिखाते नहीं हैं। फिर उसके बाद देशना शुरू हुई और उस देशना में कितनी बढ़िया देशना करते हैं। बुद्धाइन धम्मा में एक पाठ उन्होंने विशेष तौर पर वही पाठ निकाला और उसको बताते हैं कि जिसके पास धन ना हो, जिसके पास शक्ति ना हो, सामर्थ्य ना हो और वो राजा बनने का ख्वाब देखे, तो वो मूर्ख है। कुछ इस तरह का जो है उसमें चर्चा है बुद्धाइन धम्मा में कि राजा बनने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो अच्छे कुल में उत्पन्न ना हुआ हो, जिसके पास बाहुबल ना हो, इस तरह से जो है वो है। तो उनका टारगेट आ गया कि जिन लोगों के पास पैसे तो है नहीं और सपने लेते राजनीति के एमएलए बनना है, एमपी बनना है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर हमें अपने पैसे से ही चुनाव लड़ना था, तो हमने धम्मभूमि क्यों ज्वाइन करी? क्या ते करुणाशील राहुल जो हैं, जो उस वक़्त जब हमें जॉइन कराने के लिए वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने खुद कहा था, हमने तो इनसे कहा नहीं। इन्होंने कहा कि क्या मैं मायावती से एक टिकट के लिए बोलूँगा तो एक टिकट नहीं देगी क्या? ये उनके वर्ड्स थे। हमें नहीं पता था कि इनका क्या रुतबा है। हमने कहा अभी बहुत बड़े भंते जी हैं, इनके संपर्क जो हैं बहुत बड़े-बड़े हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं भंते जी, जैसा भी होगा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ेक्ट भी हुआ। अब हमें ये समझ में आने लगा कि भंते जी नहीं चाहते हैं कि हम जो है धम्मभूमि में रहें, तो हमने जो है फिर धीरे-धीरे वहाँ से किनारा कर लिया। तो साथियों, इसमें अगर मेरे भीतर भंते जी के प्रति श्रद्धा ना होती, भंते जी का मैंने कोई कैरेक्टर की बात नहीं करी है, ना मैंने देखा है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कैरेक्टर की बात जो है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था जब मेरे सामने ये ऑडियो आया, जब मेरे को जो है लोगों ने बताया, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि भंते जी जो हैं इस तरह का कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब ऑडियो आ गया,
तो फिर सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि भंते जी ने शायद नहीं करा होगा, लेकिन करवाने वाले ने अपनी ब्लैकमेलिंग करनी थी उसे जो है करेगा जो है। फिर कौन बचता है इन मामलों से जो है, कोई अरहत पुरुष तो होने गए भंते जी जो है। तो इसलिए जो है आदरणीय साथियों, अब आपको जो है सारी बातें बता दी हैं, गंदी गंदी गालियाँ हमने सुन ली हैं, और कत्वान कठमुदरंग इव गब्भिनीया चिंचाए दुठ वचनं जनकाय मध्य संतेन सोम विधिना जितवा मुनिंदो। साथियों, अभी तक जो है भंते जी जो है आप लोगों को बताते रहे होंगे कि बुद्ध पर भी आरोप लगा, चिंचा ने आरोप लगाया। ये बातें तो बताते हैं, लेकिन वो ये बताने में सफल नहीं हो पाते हैं कि क्या वो बुद्ध हैं, क्या वो बुद्ध जैसा चरित्र ले रहे हैं, क्या आदर्श मानते हैं बुद्ध को। साथियों, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी सवाल आया हो, उस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया हो, तो बिल्कुल हम दोषी हैं, हमें फांसी पे लटका सकते हो। लेकिन जब हम एक एक बात का प्रमाण दे रहे हैं, एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, फिर भी हम दोषी हैं, फिर भी हम गलत हैं। जिनसे जवाब मांग रहे हैं उन्होंने आज तक जो है एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है, बल्कि भागते फिर रहे हैं। तो साथियों, दोषी कौन है? आरएसएस का कौन है? अगर आरएसएस का ही घोषणा करनी है तो आरएसएस का कौन कैसे हो सकता है जो इस समाज का उद्धार करने का काम कर रहा है, इस समाज समस्याओं को हल करने का काम कर रहा है। असली भिक्खू, नकली भिक्खू समाज के लिए कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। कभी महाबोधि महाविहार आंदोलन के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी बुद्ध विहार के नाम पर लोगों को लूटने का धंधा बना रखा है, और धम का काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अगर उनके हम जो जांच करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर आरएसएस से कैसे बचा जाए उसका इंतजाम कर रहे हैं, तो आरएसएस को नुकसान कर रहे हैं हम, या फिर आरएसएस को फायदा कर रहे हैं करुणाशील जी? क्योंकि अगर असली और नकली की पहचान बंद हो जाए तो आरएसएस का काम आसान है या हमारा काम आसान है? साथियों, इसीलिए जो है आज हमें ये निर्णय करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि हमें अंधश्रद्धा से बाहर आना पड़ेगा। करुणाशील जी के भीतर आपकी श्रद्धा रही होगी, लेकिन धम्मभूमि की जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप वास्तव में महिला हो तो क्या आपको ये मंजूर होगा कि आपको जो है कोई ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ लिखे। तो इसीलिए धम्मभूमि की प्रत्येक महिला को जो है आकर जवाब देना पड़ेगा, करुणाशील जी पूछना पड़ेगा, और करुणाशील जी के प्रति भक्ति भाव छोड़िए, लेकिन इस मूवमेंट को लेकर आइए। ये आपकी पूरी महिला जाति की अस्मिता का सवाल है। महिलाओं को टारगेट किया जाता है, महिलाओं को ही क्यों बदनाम किया जाता है, महिला को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? और जो लोग टारगेट कर रहे हैं महिला को लेकर, क्या उनका संबंध किसी महिला से नहीं है? क्या वो बिना माँ के पैदा हुए हैं? क्या उनके घर में उनकी बहन नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है? क्या वो अपनी महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग दूसरों से सुनना चाहेंगे? साथियों, हम लोग जो है धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए हमारे मुंह से एक गाली जो है आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी हों, या एडवोकेट जयवीर प्रकाश जी हों, या धम्मपद संघ का कोई भी आचार्य हो, एक भी अपशब्द, एक भी क्रोधी स्वर आपने नहीं सुना होगा। कारण उसका ये है क्योंकि जो आदमी सच्चाई पर होता है उसको विचलन की कोई जरूरत नहीं होती। सत्य को ये पता होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन जीत होनी है, एक दिन झूठ का नकाब जो है हटना है, और जब झूठ का नकाब हटेगा तो सारी दुनिया देख लेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो साथियों, आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बनाया है कि ये जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं वो क्यों फैलाए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, और सारे तमाम सबूत आप लोगों को पेश कर दिए हैं। आप लोग जो हैं मेरी बातों पर यकीन लेकर आएँ, मैंने ये कहा ही नहीं है। हमेशा कहता हूँ मैं कि जांच कीजिए, जांच के जो परिणाम आएंगे उनको आप इनकार नहीं कर पाओगे। फिर उसमें श्रद्धा का कोई मामला नहीं है कि मेरे भीतर श्रद्धा है या नहीं है और भंते जी के भीतर श्रद्धा है, तो इससे कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन जांच होनी चाहिए। हमारी समस्या केवल इतनी है कि अंधश्रद्धा में हम इतने फंस जाते हैं कि हम जांच करना बंद कर देते हैं, और आरएसएस यही काम चाहती है। आरएसएस का काम तभी बनता है जब लोग जांच करना बंद कर दें और आरएसएस जो कहे वही बात मानने लग जाएं, मोदी जी जो कहें वही बात मानने लग जाएं। यही काम जो है धम्मभूमि कर रही है, यही काम जो है तमाम वो भिक्खू कर रहे हैं जो जनता को चाहते हैं कि ये लोग बेवकूफ़ बन के रहें, इनके पास धम्म की कोई जानकारी ना हो, इनके पास विनय की जानकारी ना हो। अगर ये धम्म जान जाएंगे, विनय जान जाएंगे, तो ये हमसे ही तर्क करने लग जाएंगे, हमसे सवाल पूछने लग जाएंगे। साथियों, ये उनकी सत्ता पर प्रहार है, ये उनकी सत्ता को चुनौती है। इसीलिए साथियों, एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आज आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन कल जब आपको समझ में आएगी तब पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छा है कि आज जो है मेरी बात पर जो है भरोसा लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को भगवान बुद्ध की उस बात पर लेकर आ जाओ, कलामों को जो बात उन्होंने कही कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई गुरु कह रहा है, कोई भिक्खु कह रहा है, स्वयं भगवान बुद्ध कह रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी देशना हो रही है, इसलिए मत मानो। बहुत अच्छी देशना दे रहा है कोई, तो इससे क्या लाभ होने वाला है? अगर उसमें आपके कल्याण के लिए आपका ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा है, आपको धम्म ही समझ में नहीं आया, धम्म की प्रकृति समझ में नहीं आई,
इसीलिए जब धम्म समझ में नहीं आएगा तो आप सांसारिक जीवन को जोड़कर जो है भिक्खु से देखने लग जाओगे, इसीलिए धम्म को आप जो नष्ट ही कर दोगे। तो साथियों, धम्म को नष्ट नहीं करना है, और धम्म जो है इस तरह से बदनाम नहीं होता है। जब हम धम्म में जो लोग हैं, जो गलत आचरण कर रहे हैं, जब हम उनकी आलोचना करते हैं, तो उनकी आलोचना करने से धम्म कभी बदनाम नहीं होता है, बल्कि धम्म जो है पूरी दुनिया में गौरवान्वित होता है, स्थापित होता है। पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि बौद्ध लोग जो है कभी भी किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेते हैं कि उनका धर्म गुरु कह रहा है, बल्कि वो भगवान बुद्ध की बात का आचरण करते हैं जो उन्होंने कलामों को कही, और वो हर एक बात की जांच करते हैं, जांच के बाद जो परिणाम आते हैं उन्हीं को स्वीकार करते हैं। इसीलिए जो है भारत में बौद्ध धर्म फैल सकता है। इसके अलावा साथियों, अगर भारत को बुद्धमय करना चाहते हैं, दूसरी कोई और कंडीशन नहीं है, एकमात्र यही शर्त है। इसी से जो है आप जब तक असली नकली और धर्म का खुद से अध्ययन नहीं करेंगे, खुद से नहीं सीखेंगे, तब तक जो है भारत को बुद्धमय आप नहीं कर सकते हैं। भारत को बुद्धमय करना बहुत आसान है, लेकिन ये नकली भिक्खु, गलत लोग जो आप लोगों को गलत दिशा में ले जाते हैं, धम्म के बजाय आपको श्रद्धा सिखाते हैं, दान परमता सिखाते हैं, ये आपका धन लूटने का एक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सावधान हो जाइए। अब जो है ये कमर कस ली है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, रिजल्ट तो लेकर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि ये जो दुष्प्रचार हुआ है, इसको रोकने के लिए अच्छा प्रचार भी ज़रूरी है। अच्छी बातों को, जो सही जानकारी है और जो सवाल उठाए गए हैं, सवालिया निशान लगाए गए हैं, उनका जवाब जो है लोगों को पता लगना चाहिए। तो आप ये वीडियो जो है अपने कम से कम 10 ग्रुपों में, 20 ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसको रोकिए मत। ये सच्चाई और झूठ के बीच की जंग है, ये किसी व्यक्तिगत जंग का मामला नहीं है। मेरी करुणाशील राहुल जी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा है तो पूरे बौद्ध समाज से है, मेरा झगड़ा है तो पूरे भिक्खु समाज से है। मेरा झगड़ा विनय को लेकर और धम्म को लेकर है, अहम को लेकर नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश और नीलम बौद्ध जी आरएसएस के एजेंट हैं, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं और अभी भी बीजेपी से उनका कोई कनेक्शन है। और अगर आपको नहीं लगता है तो जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है। जय भीम, नमो साथियों।